Hello everyone. Today we are going to start with chapter 6 of Political Science for BA second semester students of Punjab University Chandigarh. The chapter name is Rights and Duties and their mutual relation. In this chapter we discuss what are the rights, what are different types of right, how rights and duties are the mutually complementary to each other. Now we start the chapter with the introduction. आप इस चैप्टर में देखोगे इंट्रोडक्शन में आपको मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो राइट्स आपके क्यों ज़रूरी है। एक वेलफेयर स्टेट का क्या एम क्या होता है। देखो वेलफेयर स्टेट का एम होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था द स्टेट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इज कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। कि एक गुड लाइफ मतलब कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए जो स्टेट है, एक राज्य है आपका, वो एक देश है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसके फंक्शंस है। यहाँ वो बात कर रहा था वेलफेयर स्टेट की। जितने ज़्यादा फैसिलिटी एक कंट्री अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है उतना ही ज़्यादा वो सिटीजन्स उस कंट्री के ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उसके सिटीजन्स को मिलेगी उतने ज़्यादा उसके बाद राइट्स होंगे। और राइट्स क्यों ज़रूरी होते हैं एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में, तो वो अपना वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके एंड मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड हैप्पी कर सके। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे, उसके बाद आप एम लिखोगे कि स्टेट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटी विच आर टर्म्ड एज राइट। उसके बाद आप लिखोगे टू एस्पेक्ट्स ऑफ राइट, कि दो राइट्स के दो एस्पेक्ट होते हैं। आपके पर्सनल एस्पेक्ट है नेसेसरी, जो आपके पर्सनल वेलफेयर के लिए इंडिविजुअल के, जो एक पर्सनल इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं वो पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं। राइट का सोशल एस्पेक्ट है जो सोशल वेलफेयर के लिए एज अ सोसाइटी एज अ होल जो आपको राइट्स मिल रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए, होल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब आप मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ राइट्स पे आ जाओगे। आपको कोई दो ऐसी डेफिनेशन आप लिख लो राइट्स की जो आपको इजी लगे। जैसे वाइल्ड की जो डेफिनेशन है, राइट इज अ रीजनेबल क्लेम है। राइट जो आप कहते हैं मेरा ये राइट है, मैं आई हैव अ राइट टू लिव इन अ फ्री सोसाइटी, आई हैव अ राइट टू वोट, आई हैव मैनी सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एज वेल एज इकोनॉमिक राइट। ये आप कहते हो क्लेम करते हो आप इस चीज़ का। मेरा जैसे आप कंज्यूमर राइट्स में बोलते हो मेरा सही उसका राइट है कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो आप एक क्लेम कर रहे हो ना, एक दावा करते हो। रीजनेबल क्लेम जब आप करोगे ना तो इसका मतलब है ऑफ द फ्रीडम एज एक्सरसाइज ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ की, तो आपको ये राइट है। यहाँ एक वर्ड है रीजनेबल। देखो आप जब डेफिनेशन को आपने याद करने का रट्टा नहीं मारना होता, डेफिनेशन को समझना होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। रीजनेबल वर्ड यहाँ क्यों लगाया गया है, देखो राइट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है। हर एक राइट के लिए आपको एक ड्यूटी है। जैसे कि अब मैं कहूँगी आई हैव अ राइट टू लिव इन अ फ्री सोसाइटी, मेरा जीने का अधिकार है, तो मेरे एक ये मेरा राइट है कि मैं जीऊँ, तो मेरी ये ड्यूटी भी है मैं किसी को मारूँ ना। मैं अपने जीने के लिए किसी को मार नहीं सकती। तो इसका मतलब कि जो मेरे राइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, यही रिस्ट्रिक्शन इस वर्ड का काम करे रीजनेबल। जैसे मेरा है राइट टू लिव, मेरा है जीने का अधिकार है कि मेरा कोई राइट टू लिव ना ले। ए का राइट टू ये है राइट टू लिव, ए का क्या राइट है राइट टू लिव, तो बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो ए के राइट को प्रोटेक्ट करे। कैसे वो प्रोटेक्ट करे, उसे मारे ना, उसको उसका मर्डर ना करे, तो ये है उसके ऊपर रिस्ट्रेंस ना लगाए। तो ये जो रीजनेबल वर्ड का मतलब ही यहाँ लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है, हर एक राइट के साथ आपको एक ड्यूटी प्रोवाइड है। एक राइट के साथ जब ये राइट और ड्यूटी को क्या कहते हैं, दे आर द कॉइन है जो दो साइड्स हैं। एक साइड उसकी राइट है एक कॉइन की, दूसरी साइड उसकी ड्यूटी है। ये देखो आप ये डेफिनेशन लिख लोगे। ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है, राइट्स मीन्स वन मैन कैपेसिटी ऑफ एग्जैक्टिंग फ्रॉम अदर एंड एक्ट और फॉरबीन्स। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद हम आ जाएंगे जो आपको इजी लग रही है, जैसे लास्ट की है राइट्स ऑफ दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रोफेसर लास्की की होती है। वो है राइट्स आर दोज कंडीशंस हैं जो सोशल लाइफ की, जिनके बिना एक मैन है वो सीख नहीं कर सकता हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ठीक है। अब उसके बाद है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट, कि क्या नेचर है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट के। सबसे पहले उनके विशेषताएं क्या है राइट्स की। पहली क्या है, राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन द सोसाइटी। राइट्स आपको सोसाइटी ही प्रोवाइड करेगी, आप बिना किसी सोसाइटी के राइट के बारे में नहीं सोच सकते। सेकेंड आपका पॉइंट है राइट्स आर द क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्लेम है, वो एक दावे के साथ मांगता है ना इस चीज़ को। राइट्स आर द इंडिविजुअल के क्लेम है ये। थर्ड पॉइंट है राइट्स आर रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। मतलब कि आप कहोगे मेरे पर राइट टू लिव है, आई हैव, मैं ये तो नहीं बोल सकती मेरे पर चोरी का अधिकार है। मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव अ राइट टू थेफ्ट, नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती मैं, ये राइट है मेरे पास कि मैं किसी का भी सामान उठा लूँ। मैं ये नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि इस राइट को ना स्टेट ने रिकॉग्नाइज करा, इसके ऊपर लीगल
मेरे पे चार्ज लग जाएगा अगर मैं ये बात बोलूँगी तो। क्योंकि ये क्यों लगेगा मेरे पे चार्ज? क्योंकि ये राइट है जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, ना ये इन्फोर्स्ड है, ठीक है। उसमें राइट्स जो है वो फोर्थ पॉइंट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। एक स्टेट के साथ साथ सोसाइटी भी, देखो सोसाइटी पहले है, स्टेट बाद में है। लोगों ने ही स्टेट को बनाया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ी होगी, थ्योरी पढ़ी होगी आपने थ्योरीज ऑफ स्टेट्स में, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था पॉलिटिकल साइंस की, थॉब्स, रूसो, लॉक की, कि सोसाइटी एक लार्जर कंसेप्ट है देन स्टेट, कि सोसाइटी में से स्टेट निकली है। अगर सोसाइटी बोल रही है आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो मैं ये कह दूंगी मेरे पर मर्डर करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि ये गलत है, ठीक है। तो राइट्स होते हैं रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, रिकॉग्नाइज करती है। राइट्स आर नॉट, फिफ्थ पॉइंट है, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट क्यों नहीं एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के में हो ही नहीं सकता राइट। आप हर एक राइट का ड्यूटी है, आपके लिमिट्स लगा रखे हैं आपकी राइट्स पे। आप वही राइट्स एंजॉय करते हो जो सैंक्शन बाय द सोसाइटी एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। आप उसके अलावा कोई और राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एब्सोल्यूट नहीं होते, इन पे रिस्ट्रिक्शंस है। अब मैं कहूँगी मेरे पर बोलने का अधिकार, आई हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। मैं ये गालियाँ दूंगी कि लोगों को खड़ी होके? नहीं दे सकती, मेरे पे क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा। क्योंकि ये राइट मेरा एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ मेरी रिस्ट्रिक्शंस में मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, सिक्स पॉइंट है, हर एक के लिए राइट इक्वल होता है। सेवन्थ पॉइंट है, राइट्स आर बाउंड विद ड्यूटीज़, कि हर एक राइट के साथ आपको ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी है। अगर आपका राइट है जीने का, तो आपका ड्यूटी भी ये है कि आप किसी को मारो ना। अगर आपका राइट है कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रहो, तो आपकी ये ड्यूटी भी है कि आप इन्वायरमेंट को साफ रखो, ठीक है। इसके साथ एक का राइट होता है तो दूसरे की ड्यूटी है, ये चीज़ इसलिए बोलते हैं राइट्स आर बाउंड विद ड्यूटीज़। एट्थ पॉइंट है, राइट्स कीप्स ऑन चेंज, राइट्स हमेशा बदलते रहते हैं। इन एमरजेंसी राइट कैन बी लिमिटेड, मोर ओवर एवरी स्टेट ट्राई टू गिव मोर एंड मोर राइट टू सिटीजन अकॉर्डिंग टू हर कैपेसिटी, मतलब कि चेंजिंग नेचर्स के हैं ये राइट्स। नाइन्थ पॉइंट है, राइट्स कैन बी यूज फॉर सोशल गुड, हमेशा देखो सोशल गुड्स के लिए राइट यूज करते हैं। ऑल राइट मट इन लास्ट रिसोर्ट बी रिलेटिव टू सम कॉमन और मोरल गुड, कि गुड है पीछे एक अच्छी भावना है राइट के पीछे। टेंथ पॉइंट आपका, राइट्स आर मॉरल एंड रीजनेबल, एक रीजन है, आपको राइट दिया गया, जीने का अधिकार है आपके पास, तो आपके पास रीजन है ना कि मेरे पास क्यों है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छी प्रोग्रेस कर सकूँ, इसलिए आपको दे रखा है। आपको एक कमरे में बंद नहीं करके रखना चाहते, क्यों नहीं रखना चाहते? आपका रीजन है। तो ये रीजनेबल राइट्स होते हैं, मॉरल होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं आप अपने राइट एक्सरसाइज करने के लिए किसी और को आप बंद करके आप बाहर जा रहे हो, ऐसे नहीं आप कर सकते हो। अगर आपका एक राइट है तो आपकी ड्यूटी भी वो दूसरी तरफ है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप्स के आपके राइट होते हैं? एक आपके नेचुरल राइट्स होते हैं जो आपको नेचर से मिले होते हैं, नेचुरल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लीफ हो गया। मोरल राइट्स हैं आपके कि आपने सेवा भाव रखनी है, कभी किसी का बुरा नहीं करना, ये आपके मोरल राइट्स हैं। और ड्यूटीज़ भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी कि आपको अच्छी सोसाइटी में रहना है। लीगल राइट्स आपके आ जाते हैं, लीगल राइट्स में आपके आते हैं सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये आपके लीगल राइट्स हैं। सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स आपके कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यू इंटेलेक्चुअल्स, कहते हैं आपके पढ़े लिखे लोग, मैन इज गिवन फ्यू राइट्स बाय द नेचर, उन्हें हम नेचुरल राइट्स बोलते हैं। जैसे जॉन लॉक कहता है, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ स्टेट, स्टेट के इमर्जेंस से पहले मैन कहाँ रहता था? इन अ स्टेट ऑफ नेचर में, एंड ही एंजॉयड मैनी राइट्स, वो बहुत से राइट्स एंजॉय करता था। दीज वर नेचुरल राइट्स, वो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था ना, जैसे आपने पढ़ा पहले, तो इसका मतलब वो नेचुरल राइट्स एंजॉय करता था। बट इन मॉडर्न एज में जो कंसेप्ट है नेचुरल राइट्स का, वो नहीं एक्सेप्ट होता, क्योंकि वही राइट्स एक्सेप्ट होंगे जो सोसाइटी और स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी। आज हम देखते हैं को हम कौन से राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, द राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, ठीक है। अब आपके मोरल राइट्स होते हैं जो मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं, आजकल मोरल राइट्स हैं। दीज राइट्स आर बैक्ड बाय मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, कि आपने एक औरत की इज्जत रखनी है, या आप एक औरत का इज्जत के साथ सोसाइटी में रहने का अधिकार है। ये क्या है? एक मॉरल राइट है, ये आपके मोरालिटी बेस्ड है कि आपने चोरी नहीं करनी है, आपके पास अपना सामान सेव करने का अधिकार है। ये आपके मॉरल राइट्स जो सोशल गुड पे बेसिस पे बने हैं और मोरालिटी के बेसिस पे बने हुए हैं। दीज राइट्स आर नाइदर एक्सेप्टेड बाय स्टेट नॉर रिजेक्टेड बाय, ना स्टेट इन्हें एक्सेप्ट करती है इन राइट्स को, ना इन्हें रिजेक्ट कर पाती है। एंड देयर इज ओनली द सैंक्शन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन बिहाइंड दिस, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है बस इन राइट्स के पीछे।
उसके बाद फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आपका हो जाएगा 14 से 18 तक है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट टू फ्रीडम है, ये 19 से लेके आपके 19 है आर्टिकल आपका। उसके बाद राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन 23। रिलीजियस फ्रीडम आपका कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू रिलीजियस में 25 से आपका हो जाएगा 28 तक। कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपके हो गए 29 और 30, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका होगा 32। या आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में इनके आर्टिकल वाइज नंबर भी याद रख लेना, अगर जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद आपके लीगल राइट्स आ जाते हैं। लीगल राइट्स आपके वो दोज राइट जिन पे लीगल जो लीगली दिए हुए हैं सिटीजन्स को, जैसे आपका सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स हो जाते हैं। सिविल राइट्स आपके कैसे हैं, राइट टू लाइफ है आपका। उसके बाद है राइट टू फैमिली, आप फैमिली मेंटेन करते हो आप, ठीक है। राइट टू पर्सनल फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये आपके सारे क्या होंगे सिविल राइट्स हो जाएंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और राइट टू प्रेस, राइट टू सिक्योर जस्टिस सिक्योर करना, फॉर्म एसोसिएशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना, उसमें भी ये राइट्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में दे रखे हैं, सब हेडिंग्स में डिफाइन करके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, वो लीगल राइट कौन से अमेंडमेंट से हुआ, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे पॉलिटिकल साइंस MA में जाना चाहते हैं। उसके बाद है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक मैटर्स, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू सर्विस। अब आपके इकोनॉमिक राइट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक राइट्स में आपका राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेट, वेजेस आगे कि आपको इकोनॉमिक राइट्स मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड है कि आपको काम करने का अधिकार है, आपको इक्वल वेजेस का, इक्वल वेजेस नहीं तो सही एडुकेट वेजेस, कि सही से वेजेस तो मिले। राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका इकोनॉमिक राइट हो गया। सबसे पहले देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था आपके पास। पर अब तो लोग ऐसे तो अपनी प्रॉपर्टियों को फंडामेंटल राइट समझ के कोर्ट में चले जाएंगे कि ये तो हमारा अधिकार है, सरकार तुमसे ले ही नहीं सकती, तो इसे एक लीगल राइट बना दिया था। आपने मुझे बताना वो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे आपका राइट टू प्रॉपर्टी लेके उसे लीगल राइट बना दिया था। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब आपके पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ, ठीक है। अब आपके पास राइट टू रेस्ट एंड लेजर है, या आपके इकोनॉमिक राइट्स में आता है राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब आप ओल्ड एज पेंशन वगैरह स्कीम जो चलाती है सरकार, वो आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आता है। राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क, कि आप ये नहीं 12 घंटे की नौकरी करो, 24 घंटे की नौकरी नहीं, 9 से 5 की 8 घंटे की नौकरी हो रही है फैक्ट्रीज में, अब ये फिक्स्ड आवर भी कर दिए गए। जैसे आपके इंडस्ट्री जिसके लिए एक्ट बने, आपका लेबर लॉज बने हैं आपके लिए, इसके लिए वो कौन से हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना आपका, ट्रेड यूनियन एक्ट बना आपका। तो ये एक्ट क्यों बने हैं, ये आपकी वर्किंग क्लास के लिए एक्ट बने हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। पहले क्या होता था, उनसे 12-12 घंटे काम कराती थी सरकार, उसके बाद उनको वेजेस कैसी वेजेस देती थी, वो कहते थे सोने के खान में काम करने वाला के पास लोहे की छड़ी भी नहीं है। इसका मतलब क्या था, उनको इतनी वेजेस भी नहीं मिलती थी कि वो अपना वो कहते जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करता है पर उसके खुद के पाने को जूते नहीं है, मतलब कि इतनी गरीबी थी, उनसे 24-24 घंटे काम कराते थे पर उनकी वेजेस कितनी थी, ना के बराबर थी उनकी वेजेस की, वो खाना भी नहीं खा पाते थे। तो इसलिए एक्ट बने, सरकार ने इनके लिए कदम उठाए हैं, इनके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया, ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया, डिफरेंट एक्ट्स बनाए जिनको इनके इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है। और अब जो वर्किंग क्लास के साथ जो उनके एम्प्लॉयर है, जो उनके मालिक है, उनके साथ इतना गलत नहीं कर पाते क्योंकि अब वो लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब उसके बाद आपके पॉलिटिकल राइट्स में आपके कौन से आते हैं, राइट टू वोट देने का आपको अधिकार है। उसमें राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। इंडिया में क्या 25 साल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड आपकी वोटिंग एज कितनी है, 18 साल है आपकी वोटिंग एज। लोकसभा के इलेक्शन के लिए आपको 25 साल का जरूरी है, इट इज ईयर्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। एंड 35 ईयर्स आपको प्रेसिडेंट बनना तो आपको 35 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसको राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस आपको होल्ड करने का अधिकार है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं, जैसे आप पार्टी बना लिया, अकाली दल पार्टी बनी, ये पॉलिटिकल उनका राइट है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना। इंडिपेंडेंट कई लोग खड़े हो जाते हैं, आप अपने एरिया में इलेक्शन में देखोगे, पंजाब साइड के जो बच्चे हैं या कोई भी स्टेट का अगर बच्चा सुन रहा है, हिमाचल का, हरियाणा का,
तो कहते हैं इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। अब तो वैसे एंटी डिफेक्शन लॉज आ गए हैं, डिफरेंट लॉज हैं। तो क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो, जैसे अभी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी थी, उनके जो पोते ने पार्टी बनाई है, उसके बाद वो ज्वाइन हो गए बीजेपी के साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे होता है, इंडिपेंडेंट भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये उनका राइट है। राइट टू पिटीशन है, आप पिटीशन का डालने का अधिकार है आपको। अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, आप कोर्ट में जा सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अंदर आप आर्टिकल 226 में, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। राइट टू प्रोटेक्शन इन अदर कंट्रीज में आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ एम्बेसीज होती है। एम्बेसीज होती है जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे कि यहाँ बनी हुई है उसकी अमेरिका की एम्बेसी बनी, यूएसए एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी। इन एम्बेसियों का काम क्या होता है, जैसे कि वहाँ के लोग आते हैं। अब जैसे कोई चाइना का कोई इंसान आया है या अमेरिका का इंडिया में आया है, उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी दिल्ली में एम्बेसी है उनकी पर्टिकुलर कंट्री का, वहाँ के लोग काम करते हैं उन एम्बेसीज में। तो वो वहाँ जाते हैं, जैसे कहते हैं राजदूतवास होता है, वो चीज़ एम्बेसीज होती है। वो वहाँ अपना ग्रीवेंस बताते हैं, वो वहाँ हेल्प लेते हैं अगर वो कोई प्रॉब्लम। वैसी इंडिया की जो एम्बेसी है, हम डिफरेंट कंट्री, पाकिस्तान में बनी हुई इंडिया की एम्बेसी, यूएसए में बनी हुई। अगर इंडिया का कोई बंदा बाहर जाता है, चाइना जा रहा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस एम्बेसी से, उस कंसर्न एम्बेसी से कंसल्ट करेगा, उसके पास जाएगा। तो वैसे बाहर के लोग अपने कंट्रीज़ की एम्बेसी में आते हैं। हर एक कंट्री में हर कंट्री की एम्बेसी बनी होती है, जिससे हमारे कॉर्डियल रिलेशन है। दिल्ली में बनी हुई, आप ये सर्च कर सकते हो नेट पे, एम्बेसी के बारे में पढ़ो थोड़ा बहुत, कि प्रोटेक्शन मिलती है उनको, लोगों को अलग तरीके की। वो हमारे सिटीजन्स की तरह नहीं, उन्हें उस वैसे राइट्स होते हैं, उन्हें थोड़ा अलग, थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट, थोड़ा वो ज़्यादा वो दे दी जाती छूट, दूसरी कंट्रीज़ के होते हैं वो। उसके बाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपका अधिकार है। आरटीआई जैसे एक्ट बन गया कि आप कोई मन मर्जी नहीं चला सकता, ठीक है। आप गवर्नमेंट ऑफिस से, पब्लिक अथॉरिटी से राइट टू इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो कि क्या से चल रहा है। मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है, आपकी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पहले होता था मेरिट लिस्ट पे नंबर आया नहीं, एडमिशन मिल गया, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाते हैं बच्चे कि इसको कैसे एडमिशन मिला, इसके कितने नंबर थे, हमारे से पीछे वाला था, इसको कैसे मिल गया। तो ये आरटीआई लगाते हैं, कॉलेज में लगती है आरटीआई, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। क्योंकि जब से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, आपका 2005 में आया ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि आपको सूचना का अधिकार है, आप सूचना ले सकते हो। आप किससे सूचना ले सकते हो, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हो आप सूचना। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, आप उनसे ही सूचना ले सकते हो। आप किसी के घर का एड्रेस नहीं पूछोगे, ये सब कुछ नहीं आप पूछ सकते हो, आप पब्लिक अथॉरिटी से ही सूचना ले सकते हो। अब है नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि कौन कौन से अरेंजमेंट सरकार ने क्या करे हैं राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। सबसे इंक्लूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आगे, इसका मतलब जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब कि अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपसे छीना जा रहा है, वो राइट आप कोर्ट में जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, और 32 में आप रिट डाल सकते हो, मेरा फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। डिफिकल्ट मेथड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए डिफिकल्ट मेथड है, रिजिड थोड़ा मेथड है, आप अमेंड एकदम नहीं कर सकते बैठे बैठे, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए, ऐसा सब कुछ है। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जैसे वही मैंने जो आपको बताया आर्टिकल। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, देखो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों अलग है, वैसे इनमें चेक और बैलेंस चलता रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कौन से मेंबर है, लेजिस्लेटर के मेंबर है, पर जुडिशरी अब आपकी क्या है, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस पर कोई दबाव नहीं होता है। नोट टू मेक लॉ अगेंस्ट द राइट, आप राइट्स के अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकते हो। विजिलेंट, अगर आप बना रहे हो तो आपको जस्टिशिएबल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। विजिलेंट है, आज के सिटीजन ही बड़े जागरूक है, अपने राइट्स के लिए सड़कों तक आ जाते हैं वो। उसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो वो लोगों से बाहर तो जाएगी नहीं सरकार। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, देखो वही 3 ऑर्गन्स बताए, रेपिटेशन है सब कुछ। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन ही सवाल उठा लेगी, अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करेगी तो ऑपोजिशन सवाल उठा लेता है। फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस है आपकी। राइट टू इन्फॉर्मेशन वही है। अब आपके इधर ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, कर्जा है, कर्जा किस्म का है, वर्ड यूज करा डेट, विच मीन्स लोन, जो आपको राइट के बदले देना होता है, ठीक है। दिस ड्यूटी इज काइंड ऑफ लोन
विच सिटीजन्स प्ले इन रिटर्न ऑफ हिज राइट्स, जो उसे देना पड़ता है राइट्स के बदले. इन अदर वर्ड वी कैन से एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सेल्फ, टुवर्ड सोसाइटी एंड टुवर्ड द स्टेट्स, एंड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके स्टेट के प्रति, अपने प्रति है, और एक पूरे कंट्री के प्रति है. तो इसी को हम राइट्स बोल रहे हैं. सबसे पहले आपके ड्यूटी, इन्हीं सबको हम ड्यूटीज बोल रहे हैं. आपकी दो तरह की ड्यूटीज आ जाती हैं. कौन कौन सी? मोरल ड्यूटीज एंड लीगल ड्यूटीज. मोरल ड्यूटीज क्या होते हैं? बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड मोरल एजम्पशंस, जो सोसाइटी ने मोरल एजम्पशन बना रखी है उस बेस पे है. हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं. ड्यूटीज टुवर्ड वन सेल्फ है कैरेक्टर बिल्डिंग, एक सही चरित्र होना चाहिए आपका सोसाइटी में. सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका. गुड हेल्थ होनी चाहिए, ये नहीं हम नशे में पड़े हुए, नशा नुशा नहीं करना है. गुड हेल्थ होनी चाहिए. ऑनेस्टी, सच्चाई होनी चाहिए. ट्रूथफुलनेस, सच बोलना चाहिए आपको ऑफ एवरीबडी, बिकॉज ट्रूथ इज गुड. ये ड्यूटीज आप देखो कितने लोग फॉलो कर रहे हो तो आप खुद ही जानते होंगे. टू गेट एजुकेशन लेना, अपने लिए अर्न करना. टू अर्न वंस लाइवलीहुड, किसी पे बोझ लाइबिलिटी बन के नहीं रहना, अपना खर्चा खुद उठाना. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसे गांधी जी कहते थे. डिसिप्लिन, डेली लाइफ डिसिप्लिन रखना. अपनी प्रोग्रेसिव आउटलुक होना चाहिए आपका, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. आपका आउटलुक आपका कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव आउटलुक होना चाहिए. हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए. अब आपका आपकी फैमिली के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? पहले तो अपनी तरफ आपके अपने प्रति थी वो, अब आपकी फैमिली के प्रति ओबीडियंस होना चाहिए. आइडियल एटमोसफियर इन होम होना चाहिए. प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, जब फैमिली बना रही तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की भी देखभाल होनी चाहिए. टू टेक केयर हेल्थ ऑफ अदर्स की भी, मतलब कि है कि ड्यूटीज, जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे ज्वाइंट फैमिली हो, ये आपकी क्या ड्यूटी है? दूसरों की नीड्स को पूरा करना. इसका मतलब यही है कि क्लेशी नेचर नहीं होना चाहिए आपका. उसके बाद आपका फैमिली प्लानिंग, ठीक है, सेविंग्स रखना. टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, टू लुक आफ्टर द ओल्ड पेरेंट्स, टू ब्रिंग फेम टू द फैमिली. अब है मोरल ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी. सोसाइटी के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या आपका दायित्व बनता है? देखो सोशल सर्विस, समाज सेवा करने से, कोरोना करके कितने लोग सोनू सूद समाज सेवा कर रहे हैं, वो अपनी मोरल ड्यूटी है जो वो फुलफिल कर रहे हैं. उन्हें कोई दबाव तो नहीं है ना सरकार की तरफ से कि सोनू सूद से ही हर कोई जाके पैसा मांगेगा. सोनू सूद ने जिम्मेदारी तो नहीं ली ना, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं. ये उनकी मोरल ड्यूटी है जो अपना दायित्व निभा रहे हैं. टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, मतलब कि अपने आसपास के एरिया को साफ रखना. टू इरेडिकेट सोशल इविल्स, मतलब कि जो सामाजिक बुराइयां उन्हें ख़त्म करना. अगर हम सामाजिक बुराइयां नहीं ख़त्म करेंगे तो वो हमें ख़त्म कर देंगे, ये एक बात है इसमें. कोऑपरेशन, सबके कोऑपरेट करके रहना. टू स्प्रेड लव अमंग अदर्स, हेल्प इन अरेस्टिंग क्रिमिनल्स, ये नहीं क्या क्रिमिनल्स को आपने बचाना नहीं है क्योंकि उस तो सोसाइटी में वो क्राइम कर रहे हैं, उसके बाद आपने उन्हें बचाना नहीं है. हेल्प इन अरेस्टिंग, आपने उन्हें अरेस्ट कराना है. डेवलपमेंट ऑफ विलेज इन सोसाइटी का डेवलपमेंट कराना. टू ज्वाइन अदर्स इन सोरो एंड हैप्पीनेस में ज्वाइन करना. कंपैशनेट फीलिंग रखना, ये अपने से मतलब नहीं रखना, समाज के बारे में भी सोचना है. जब ये एनएसएस, एनसीसी, आर्मी, ये सब कुछ यही रोल प्ले करते हैं, उन बच्चों के अंदर यही फीलिंग्स डालते हैं ना जो एनएसएस के होंगे, जिनके पास +2 में एनएसएस होगी, उन्हें पता है नेशनल सर्विस स्कीम है इसकी फुल फॉर्म, कि आपने ज़्यादातर सोशल सर्विस पे ही फोकस करना, तो दूसरों के बारे में सोचना. अब है मोरल ड्यूटी टुवर्ड ह्यूमैनिटी, इंसानियत के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. आपने ये नहीं कहना है ऊंची जात है, नीची जात है, अमीर है, गरीब है, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. टू हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब संसारिक पीस बनाना. ये नहीं अलकायदा वाली आपने सोच रखनी है कि आज वहाँ हमला कर देते हैं, ओसामा बिन लादेन नहीं बनना है. इसका मतलब ये है कि टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस. टू राइज अबव ब्लाइंड नेशनलिज्म, से ऊपर भी उठना है. नेशनलिज्म का ये नहीं जो भी अंधा, आपने अंधे नहीं होना हर चीज़ में, इसका मतलब ये है. टू बी नेशनल इज़ वेरी गुड बट ब्लाइंड नेशनलिज्म क्या होता है? एक इविल होता है. इससे क्या होएगा? आपने बिल्कुल दूसरे देश के प्रति इतनी नफरत आप करने लग जाओगे, जो आपको सरकार कहेगी आप गलत भी कदम उठा लोगे. ब्लाइंड नहीं होना, इसका मतलब ये है. उसके बाद टू हेल्प द पुअर, सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप होना चाहिए. जैसे कि अगर बाहर का कोई सिटीजन आया है, अमेरिका का आया, किसी पाकिस्तान का, उसकी हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. लीगल ड्यूटीज क्या है? लॉयल्टी टुवर्ड द स्टेट, स्टेट के प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए इंटॉलरेंस की भावना नहीं होनी चाहिए. स्टेट के प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादार होने चाहिए आप अपनी सरकार स्टेट के प्रति. उसके बाद क्या? ओबीडियंस ऑफ लॉ, जो कानून है आप उसका पालन करो. अपने संविधान की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि संविधान ही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है. संविधान है तो स्टेट चल रही है, वरना संविधान से ही, संविधान में लिखा ना प्रेम्बल में, अगर आपने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया. जो सोलमन ने क्या बनाया? इंडिया को बनाया डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सोवरन, सोशलिस्ट, ये वर्ड डाले गए हैं.
तो ये प्रेम्बल में डालेंगे है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, तो लोगों ने ही बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहते हैं। तो हम आपस में ही अपने आप को चला रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आपने रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशनल फ्लैग की। टैक्स पे करना है, टैक्स चोरी नहीं करनी। राइट टू जो वोट है, आपने पैसे दे के वोट नहीं डाले, प्रॉपर यूज़ करना है, किसी के दबाव के अंदर जोर जबरदस्ती के अंदर वोट नहीं डालनी, आपको कोई वोट ना खरीद ले। विजिलेंट सिटीजन हो, अगर आप ही अपना राइट ढंग से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप आगे किसी को क्या सिखाओगे। तो ये लोग तो ये कहेंगे आज शाम को पार्टी मिलेगी, ठीक है, कल सुबह से वोट डाल आएंगे, शाम को यहाँ शराब बटेगी, हम इसे वोट डाल आएंगे, ठीक है, अब ये नौकरी लगवा देगा, इसे हम इसलिए वोट डालेंगे। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जो आपका अपना राइट है वो प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। मिलिट्री सर्विस में जहाँ ज़रूरत पड़ी मिलिट्री सर्विस में अपना अपना योगदान दे रहा है। गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कई लोग सोच रहे हैं कि बाहर चले जाते हैं, सरकार को नहीं मानते, उसकी हम तो किसी और की सरकार को मानते हैं। तो कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट के साथ। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं तोड़ना। जैसे कि अब इलेक्शन में कोई हार गया तो पब्लिक प्रॉपर्टियाँ होंगी, उसमें पार्कों में दंगे कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना। हमने प्रोटेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। रेलवे की जो बसें वगैरह हैं, इन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हम जो ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि अब राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या रिलेशन है, कैसे वो को रिलेटेड है, और वो कैसे टू साइड्स ऑफ सेम कोइन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे कहते हैं ना बिना किसी नाके के हमेशा आ रहा है, तो वो है ये हमेशा ही आता है। तो राइट्स से कभी आज 2013 में नहीं आया तो 15 में आ जाए, 15 में नहीं आया तो 16 में, 16 में नहीं तो 17 में, ऐसे। ये मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है जो राइट रिलेशन क्या है राइट्स और ड्यूटीज़ का। आप इंट्रोडक्शन में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसकी इंट्रोडक्शन ये बनेगी, जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड एंड इन रिटर्न ऑफ एवरी राइट के रिटर्न के लिए वी हैव टू डिस्चार्ज सम ड्यूटीज। हर एक राइट के लिए आपको ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। इफ वी डू नॉट डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज प्रॉपरली अवर राइट्स बिकम मीनिंगलेस हो जाएगा। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन एंड ऑलवेज गो टुगेदर एज टू लाइन्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स होती है और टू बैंक्स ऑफ ए कनाल, जैसे कनाल के टू बैंक्स होते हैं। वी एस शास्त्री जी ने क्या है, राइट्स एंड ड्यूटी आर द सेम थिंग लूड एट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं। बैनी प्रसाद बोलते हैं दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग है। इफ वन लुक्स एट देम फ्रॉम वंस ओन स्टैंड पॉइंट देखेगा दे आर राइट्स। अगर आप अपनी तरफ से देखोगे तो वो राइट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बैनी प्रसाद की। अगर आपने ये लिख दी ना तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं एग्जामिनर पर समझाने की जरूरत है, वो समझ जाएगा, आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। क्या डेफिनेशन है वो, ये दो एस्पेक्ट्स हैं वो। इफ वन लुक्स एट दैम फ्रॉम वंस ओन स्टैंड पॉइंट, अगर मैं देखूंगी मेरे पास जीने का अधिकार है, दे आर राइट्स, वो राइट्स खिलाई जाएंगे। एंड इफ वन लुक्स एट दैम फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, दूसरों के स्टैंड पॉइंट से मैं कहूँगी उसे जीने का अधिकार है, तो ये मेरी ड्यूटी बन जाएगी, मैं उसे ना मारूं। अगर मैं कहूँगी मेरे पास जीने का अधिकार है तो मेरे पर राइट है, अगर मैं ये सोचूंगी उसे जीने का अधिकार तो ये मेरी ड्यूटी बन जाएगी। तो ये आपको यहाँ से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब देखो, वाइल एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज अबाउट क्लोज रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज के अगर आप रिलेशन देखोगे, महात्मा गांधी ने कहा था गिव ओनली ड्यूटीज, आप इंसान को सिर्फ ड्यूटीज प्रोवाइड करो, दे विल गेट राइट्स ऑटोमेटिकली, आपको राइट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद इन वेलफेयर स्टेट देयर ओनली ड्यूटीज नॉट राइट, ये तो कंसेप्ट की बात है। अब आप देखो मीनिंग ऑफ राइट्स, जो आपने मीनिंग समझा है वही है, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विच आर रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, रिकॉग्नाइज करती है एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। राइट्स आर दोज क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच वी मस्ट गेट इन केस दीज गेट वॉयलेटेड। देखो, इसमें 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर इसके मैं आगे आपको पॉइंट डिस्कस कराऊंगा 7-8 पॉइंट से, आप वो तो लिखोगे नहीं, आपने 6 पेजेस का 5 पेजेस का आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे। ये कहानी बनाने की इसमें बिल्कुल कोशिश ना करना, ये कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आप पहले लिखोगे मीनिंग ऑफ राइट्स, डेफिनेशन ऑफ राइट, मीनिंग ऑफ ड्यूटीज, डेफिनेशन ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद आप राइट्स और ड्यूटी से रिलेटेड एक डेफिनेशन या मतलब बता के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू करोगे। उसके बाद अपना कंक्लूजन में अपना व्यू पॉइंट जो आप चाहते हो वो बताओगे आप। ऐसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 18 में से 15-16 आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स तो यहाँ मिलते नहीं। पर अगर आप यहाँ कहानियाँ बनाओगे, अगर आपने यहाँ टाइप्स ऑफ राइट लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, पेज भरने के लिए आपने टाइप लिखना शुरू कर दिया,
राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू कर, ये आपको ज़रूरत नहीं है। यह एग्जामिनर सोचेगा कि ये सिर्फ पेज पर है, जो पूछा गया आपने वो ही नहीं लिखा। आपको अच्छा मार्क्स जब भी मिले जब आपसे जो पूछा जाए आपने वो लिखना, पर उसे एलोबरेट करके लिखना है, उसे लॉन्ग करके लिखना है, अच्छे से लिखना है, एक एक चीज़ बतानी है। आप चाहे उसमें डायग्रामेटिक यूज़ करो, आप टेबल यूज़ कर सकते हो बताने के लिए, आराम से समझाने के लिए। ये राइट्स थे, ये इससे यहाँ आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं राइट्स के, तो यहाँ कैरेक्टर्स लिख के इसे पॉइंट फॉर्म में ऐसे बना दो, बॉक्सेस में बना दो, जिससे जैसा अच्छा लगे। उसके बाद है आपने हेडिंग बनानी है, मीनिंग, एक लाइन ही मीनिंग का बता के पॉइंट फॉर्म में डाल के, जैसे आपने +2 में भी अपने पेपर करे होंगे, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ से मीनिंग लिखोगे जैसे ये लिख रखा है, नीचे से स्टार्ट करो। यह आपका पेपर अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसके बाद आपका मीनिंग ऑफ ड्यूटीज़, अब है रिलेशनशिप क्या है राइट्स और ड्यूटीज़ में, मीनिंग बता के, डेफिनेशन बता के रिलेशनशिप बताना है। एक तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ी दमदार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो एग्जामिनर को लगे कि मेरे को आगे क्वेश्चन है कम पढ़ना पड़े। जैसे बैनी प्रसाद की आप इंट्रोडक्शन में अगर डेफिनेशन डाल रहे हो तो वेरी गुड, वो एकदम समझ जाए कंसेप्ट आपका। अब आप डिस्कस करते हैं हम कि राइट्स और ड्यूटीज़ कैसे हैं। देखो राइट्स और ड्यूटीज़ कैसे म्यूचुअली, कैसे हम बोल सकते हैं सेम कोइन के 2 साइड्स हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्लोजली रिलेटेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दे गो साइड बाय साइड एंड दे आर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कोइन बोलते हैं इन्हें। इफ़ आई हैव अ राइट टू वर्क, आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे इसमें तो पैराग्राफ दे रखा है ना, आप अपने आप लिखोगे, ये क्या है एग्जाम्पल, आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल I have a right to work and earn my living. It's my duty to recognize the right of others and exceed to them those conditions in which they can enjoy their right to work and earn their living. कि आप किसी का हक नहीं मारो, ये नहीं कि आप अपना, आपके पास राइट टू अर्न है, आपके पास पैसा कमाने का, ये नहीं आप किसी की सैलरी रोक रखी है, तो ये आपकी ड्यूटी बन रही है कि आप इक्वल एडुकेट वेजेस दो उन्हें। ठीक है, आपका अगर राइट है एडुकेट वेजेस का, तो आपकी ड्यूटीज़ भी है कि अगर आप किसी की वेजेस ना रोको, आपका काम का अधिकार है, आप किसी को काम पे जाने से ना रोको, ये सब कुछ आपने ऐसे एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। उसके बाद आता है माई राइट इज़ अदर ड्यूटी, मेरा जो अधिकार है वो दूसरे की ड्यूटी है। अगर मेरा जीने का अधिकार है, अगर मेरे पर राइट टू लाइफ है, तो ये अगर ए के पास क्या है राइट टू लाइफ है, तो बी की क्या है ये ड्यूटी है कि उसके राइट को ना छीने, वो उसके राइट को प्रोटेक्ट करे। अब है माई राइट इज़ माई ड्यूटी आल्सो, कैसे, राइट्स आर नॉट मोनोपोली माई सिंगल इंडिविजुअल, एवरीबडी गेट दिस इक्वली मिलते हैं। कैसे, इफ़ आई हैव अ राइट टू लाइफ अदर्स आल्सो हैव अ सेम एंड लिव एंड लेट लिव इज़ अ वेरी मीनिंगफुल सेइंग, जियो और जीने दो, तो मेरा राइट मेरी ड्यूटी भी है। ये राइट शुड बी यूज फॉर सोशल गुड के लिए हमेशा यूज करे जाते हैं। ये राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड कैन बी एंजॉयड ओनली इन द सोसाइटी में। इट बिकम्स अवर ड्यूटी टू यूज अवर राइट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। उसके बाद है ड्यूटी टुवर्ड स्टेट, स्टेट के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है वो देखी जाएगी। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मेयर पावर्स, अगर आपको सिर्फ मैंने राइट दे दिए, ये कर लो, आप वो कर लो, आपके पास इस चीज़ का राइट है, आपके पास वो राइट है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पावर्स बन जाएंगी। पावर्स होगी मतलब कि आप अपने, पावर का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, पावर का मतलब होता है इम्पोज वंस विल टू गेट द थिंग्स डन, अपना आप अपनी विल इम्पोज करके दूसरों से काम निकलवा रहे हो। अगर पावर अथॉरिटी कब बनेगी, जब उसमें लेजिटिमेसी, लोगों का विश्वास जुड़ेगा, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। मगर आप सिर्फ राइट दोगे ना लोगों को, तो उनकी पावर बन जाएगी, तो उन्हें ड्यूटीज भी साथ में देनी चाहिए। अब उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन इस चैप्टर का। On the basis of the view discussed above, we draw the conclusion that rights and duties are closely related हैं। In the absence of one, अगर एक के absence में भी the other become meaningless हो जाएगा। According to महात्मा गांधी कहते हैं there is no need to give right to individual, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंडिविजुअल को राइट्स दो, उन्हें ड्यूटीज़ दो, उनको राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। These days people are more worried about their rights and they forget about their duties। आपको एग्जाम्पल दे सकते हो, आप अपने आसपास अपनी आंखें खोल के रखो कि किस कोई है ऐसा जो अपने राइट को मिसयूज कर रहा है, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। बट दे फॉरगेट दैट इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटीज, के एब्सेंट में राइट्स कैन नॉट बी इंजॉयड, नहीं होते। सो इफ आई वांट माई राइट टू बी सेफ आई मस्ट परफॉर्म माई ड्यूटीज ऑनेस्टली। राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी। महात्मा गांधी कहते हैं, उनका जो बेसिक सेइंग है वो ये है कि इंसान को ड्यूटी दो, उससे राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब ये देख लेते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब देखो
ये गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी है जो, वहाँ 2007 का ये आया है, राइट्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ राइट, जिसमें आप सबको डिस्कस करो, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आपके सारे राइट्स होंगे, लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, एवरी स्टेट इज नोन बाय राइट इज मेंटेन, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स कौन कौन से, इसमें नेचर भी आ जाएगा, डिफरेंट काइंड्स भी पूछे जाएंगे। देखो पीयू ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, राइट्स एंड ड्यूटीज को रिलेटेड कैसे है, राइट इम्प्लाइज ड्यूटी डिस्कस, इसका मतलब ये को रिलेशन है, इसका मतलब ये पीयू में पूछा गया, तो आप ये देख सकते हो। आज हमने 6th जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, और चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।